अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ असिस्टेंट का फर्स्ट यूनिट, नोज, माउथ, थ्रोट एंड नेक। बेसिकली ये आपकी बुक की पीपीटी है और आपकी बुक से ही हमने स्टडी करनी है कि आपकी बुक क्या कहती है। सबसे पहले हम एनाटॉमी को देख लेते हैं। नोज क्या है? द लोअर टू थर्ड ऑफ द एक्सटर्नल नोज कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, upper one third is rigid bone. Posteriorly, internal nose merge with the pharynx, which is divided into nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Anteriorly, it merge with the external nose. लोअर टू थर्ड अगर पार्ट देखें तो जो एक्सटर्नल नोज बाहर की तरफ से अगर हम नोज को देखें तो एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, मतलब कि हम अपनी नोज को मूव कर सकते हैं पकड़ के। अगर हम ऊपर का तीसरा हिस्सा देखें तो एक रिजिड बोन से है जो कि मूव नहीं हो सकता। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ से देखें तो इंटरनल नोज मर्ज हुई है तीन पार्ट में, फेरिंग्स के साथ है तो ओरोफेरिंक्स, नेरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स एंड लैरिंजोफेरिंक्स, मतलब कि तीन फेरिंग्स हैं जो कि तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये मर्ज होती है एक्सटर्नल नोज के साथ। मोर देन जस्ट द सेंसरी ऑर्गन ऑफ स्मेल, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करती है? ऑर्गन ऑफ स्मेल में काम करती है। वैसे ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहलाती है। द नोज ऑल्सो प्ले अ की रोल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज क्या करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी रोल प्ले करती है। बाय फिल्टरिंग, फिल्टरिंग करती है, एयर को वार्म करती है, ह्यूमिडिफाई करती है, जो भी हम एयर को इनहेल करते हैं। एक्सटर्नल एंड internal and external nose are divided vertically by the nasal septum. एक्सटर्नली और इंटरनली नोज जो है वो डिवाइड हुई है, वर्टिकली डिवाइड किया गया है इसको एक सेप्टम के थ्रू। बीच में एक सेप्टम है जिसको कैसलबैक्स एरिया भी कहा जाता है। एक मोस्ट कॉमन साइट होता है नोज ब्लीड का, जो कि एंटीरियर पोर्शन पे सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है, जिसको कैसलबैक्स एरिया कहा जाता है, जहां से नोज अक्सर ब्लीड करती है। एयर एंटरिंग होती है नोज में, तो एक ये पास होता है वेस्टिब्यूल के थ्रू, जो कि एक लाइन होती है। कोर्स हेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट वगैरह को फिल्टर करते हैं। ये हमारे पास कुछ साइनसेस दिए हैं और ये नेजोफेरेंजियल स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है। अगर हम बात करें साइनसेस की, फोर पेयर्स होते हैं पैरा नेजल साइनसेस के, जो कि ओपन होते हैं इंटरनली नोज में। मैक्सिलरी साइनसेस जो कि लोकेटेड होता है चीक्स पे, बिलो द आईज, आंखों के नीचे। फ्रंटल साइनसिस होता है आपकी आंखों के ऊपर, ठीक है, आईब्रोज के ऊपर। इथमोइडल एंड स्फेनोइडल साइनसिस जो है वो बिहाइंड पे प्रेजेंट होते हैं नोज के, इनको हम असिस्ट नहीं कर सकते। दिस इज द मेन पॉइंट फॉर योर वाइवा एंड एग्जाम, दैट विच sinuses that you are examined and which you are not examined. The maxillary sinuses and the frontal sinuses are examined and assessed easily, and the ethmoidal and spinal sinuses are not examined or assessed easily in the patient because the location of ethmoidal and spinal sinuses is located behind the eyes and nose in the head. हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिलरी साइनसेस को और फ्रंटल साइनसेस को असिस्ट कर सकते हैं पेशेंट में, इथमोइडल और स्फेनोइडल साइनसेस को नहीं कर सकते, क्योंकि ये आंख के पीछे अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, जहां पर हमारी स्कल की इथमोइड और स्फेनोइड बोन प्रेजेंट होती है। साइनसेस क्या काम करते हैं? सर्व एज अ रिजोनेटर फॉर साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड म्यूकस। यू विल बी एबल टू असिस्ट द मैक्सिलरी एंड फ्रंटल साइनसेस, but the ethmoidal and sphenoidal sinuses aren't readily accessible. साइनसेस का काम क्या होता है? गूंज पैदा करते हैं। नाक से हम कोई आवाज निकालते हैं, जैसे कि नून करके आवाज निकालना। सॉन्ग हम जैसे कि गा रहे होते हैं तो जहां से गुनगुनाने की आवाज निकलती है, बेसिकली ये म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो आपस में वेव बनता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि साइनसिस से होता के गूंज की आवाज, ठीक है। नीचे वही बात लिखी हुई है कि हम कौन कौन से साइनसिस को कर सकते हैं एक्सेसिबल और कौन से को नहीं कर सकते। अगर हम माउथ एंड थ्रोट की बात करें, माउथ को बाउंड किया गया है, लिप्स प्रेजेंट होते हैं, चीक से पैलेट है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। टंग प्रेजेंट होती है जिसमें दांत भी होते हैं, साथ में थ्रोट होता है, फेरिंग्स होता है जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट्स होती हैं, वल्वा होता है एंड टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये माउथ की हमारे पास एनाटॉमी दी गई है बेसिकली। अगर हम बात करें नेक की, स्ट्रक्चर ऑफ द नेक हमें क्या कहता है कि नेक को जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से प्रेजेंट है, वहां से बनी है, ठीक है। मेजर नेक जो शोल्डर मसल्स होते हैं और जो उनकी लिगामेंट्स होती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं नेक का, जिसके अंदर आ जाता है ट्रेकिया, थायराइड ग्लैंड एंड चेन ऑफ लिम्फ नोड्स, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। द थायराइड ग्लैंड एंटीरियर नेक जस्ट बिलो द लैरिंग। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक के एंटीरियर साइड पे होता है और लैरिंग्स के नीचे होता है। इट्स कौन
शेप लोब्स आर लोकेटेड इन द ईदर साइड। इसकी दो कोन शेप्ड होती है जो कि दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, मतलब कि इसके लोब्स होते हैं। और जो ट्रेकिया होता है वो कनेक्ट होता है इस्टमस से, इसकी बॉडी से, बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे, जो कि ग्लैंड को एक बटरफ्लाई शेप देता है, थायराइड ग्लैंड को, जिस तरह बीच में नजर आ रहा है। लिए हमारे पास लिम्फ नोड की लोकेशन है, ये आपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा के हवाले से लाजमी याद रखनी है कि प्री ओरिकुलर नोड कहाँ है, पोस्ट ओरिकुलर, सब मैंडिब्यूलर, सब मेंटल, सुप्राक्लेविकुलर, पोस्टीरियर सर्वाइकल, एंटीरियर सर्वाइकल, सुपरफिशियल सर्वाइकल, ऑक्सीपिटल, टॉन्सिलर्स। ये चेन ऑफ नोड ये कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन से नोड्स कहाँ पर होते हैं। असिस्मेंट की अगर बात करें नोज एंड साइनसेस की, इंस्पेक्टिंग द नोज, फर्स्ट हमारी असिस्मेंट टेक्निक आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की डेफिनेशन है विजुअलाइज एग्जामिनेशन। वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन। तो शॉर्ट सी डेफिनेशन है, आपने बताना है द विजुअलाइज एग्जामिनेशन इज कॉल्ड इंस्पेक्शन या इज नोन एज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्टिंग द नोज, ऑब्जर्व द पेशेंट नोज फॉर पोजीशन। आपने पेशेंट की नोज को देखना है कि उसकी पोजीशन किस तरह से है, कोई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, सिमेट्री देखना है, कलर तो चेंज नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी, कोई वेरिएशन अगर आपको लगती है वहां पे डिस्कलरेशन है, स्वाइलिंग है, डिफॉर्मिटी है, कोई भी वेरिएशन आपको लगती है साइज में, शेप में, या लार्ज है, कोई भी डिफरेंसेस आपको लगता है तो आपने नोट कर लेना है। ऑब्जर्व करना है कि वहां से कोई नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो उसका कलर किस तरीके का है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। इफ यू नोटिस फ्लेयरिंग, ऑब्जर्व फॉर अदर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर आपको कोई और साइन नजर आ रहा है वहां पे कि सांस लेने में उसको मसला हो रहा है या एक नाक से उससे सांस ले रहा है, तो भी आपने नोट करना है। थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास, देन इंस्पेक्ट द नेजल कैविटी। फिर आपने नेजल कैविटी को इंस्पेक्ट करना है, उसकी पेटेंसी देखनी है कि वहां पे नॉस्ट्रल्स वगैरह तो ऑक्लूड नहीं हो गए। पेशेंट से आपने आस्क करना है कि वो ब्रीथ करे दूसरे टॉन्सिल से। आपने इस डिवाइस की मदद से उसका एक जो नाक का पार्ट है ये वाला, इसको बंद करना है और पेशेंट से कहना है कि वो दूसरे से सांस ले सके। दूसरी दफा भी आपने रिपीट करना है और एग्जामिन करना है नॉस्ट्रल्स को, कि डायरेक्ट आपने इंस्पेक्शन करनी है कि नेजल स्पेक्यूलम के थ्रू या पेन लाइट के थ्रू स्मॉल फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना है या ऑटोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑटोस्कोप जो होता है जिससे हम कान चेक करते हैं, उसके आगे एक वाइट टिप अटैचमेंट होती है जिसको हम नेजल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टिंग द नेजल कैविटी हमें क्या कहती है, इंस्पेक्ट द नोज, आस्क द पेशेंट टू टिल हिज हेड बैक स्लाइटली। पेशेंट को जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो उससे कहेंगे अपना सर थोड़ा पीछे की तरफ करे। टिप ऑफ द नोज जेंटली इंसर्ट द ऑटोस्कोप। टिप ऑफ द नोज को पकड़ के हमने ऑटोस्कोप को इंसर्ट करना है, लाइट का इस्तेमाल करना है, एल्यूमिनेट करना है, नेजल कैविटी को चेक करना है कि वहां पर कोई सीवियर डेविएशन तो नहीं है, कोई परफोरेशन तो नहीं है नेजल सेप्टम में। एग्जामिन करेंगे वेस्टिब्यूल को, टर्बनेट्स को, कोई रेडनेस, सॉफ्टनेस, स्वेलिंग या कोई भी डिस्चार्ज अगर आपको मिलता है। I did need a colossal otoscope or nasal speculum to examine these nostrils. मुझे जरूरत है या क्लोसल या ऑटोस्कोप होना चाहिए ताकि मैं नेजल स्पेक्यूलम से उसको एग्जामिन कर सकूं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हम नॉस्ट्रिल्स को किस तरह एग्जामिन करेंगे। हैव द पेशेंट सिट इन फ्रंट ऑफ यू। पेशेंट को आपने अपने सामने बिठाना है, उसका सर आपने पीछे की तरफ करना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, उसके बाद आपने उसके टिप को नेजल स्पेक्यूलम से खोल देना है। नोस्ट्रिल आपको नजर आएंगे जहां पर आपने ब्लेड को क्या करना है, वाइड कर देना है। स्लोली आपने इसको ओपन करना है विदाउट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, कि पेशेंट को तकलीफ ना हो, जिस तरह पिक्चर में दिखाया जा रहा है। फ्लैश लाइट की मदद से आपने नोस्ट्रिल्स को एल्यूमिनेट करना है, एरिया को देखना है। ऑब्जर्व द कलर एंड पेटेंसी, आपने कलर चेक करनी है, नोस्ट्रिल देखने हैं, कोई एक्सिडेट, कोई चीज बड़ी हुई ग्रोथ तो नजर नहीं आ रही। म्यूकोजा अंदर से पिंक होनी चाहिए, लाइट रेड कलर की हो, फ्री फ्रॉम लीजन, कोई लीजन वगैरह ना हो, कोई पॉलिप्स वगैरह ना हो। आफ्टर इंस्पेक्टिंग एंड नोस्ट्रिल्स क्लोज द स्पेक्यूलम, रिमूव इट एंड इंस्पेक्ट द अदर नोस्ट्रिल। जब इंस्पेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने उसको स्पेक्यूलम को रिमूव कर देना है और यही वाला तरीका दूसरे पर अप्लाई करना है। फिर हम बात करते हैं पल्पेटिंग द नोज। पल्पेट द पेशेंट नोज विथ योर थंब की मदद से आपने पल्पेट करना है। फोर फिंगर की मदद से असिस्ट करेंगे पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी। पल्पेटिंग द मैक्सिलरी साइनसेस, टू पल्पेट द मैक्सिलरी साइनसेस जेंटली प्रेस योर थम्स ऑन ईच साइड ऑफ द नोज जस्ट बिलो द चीक बोन्स। मैक्सिलरी साइनसेस को परफॉर्म करने के लिए आपने अपने दोनों थंब को मैक्सिलरी साइनसेस पे रखना है जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया गया है।
एग्जामिन द साइनेसिस में क्या करेंगे, बिगिन बाय चेकिंग स्वेलिंग अराउंड द आईज। आपने पहले देखना है कि आंखों के इर्द गिर्द आपको स्वेलिंग तो नजर नहीं आ रही है, स्पेशली आपने साइनेसिस एरिया को देखना है। उसके बाद आपने पल्पेट करना है साइनेसिस को, टेंडरनेस को चेक करना है। अगर पेशेंट आपसे कंप्लेन करता है कि वहां पे टेंडरनेस है साइनस को पल्पेट करते हुए, तो आपने ट्रांस इम्बिलिनेट करना है साइनेसिस को कि वहां पे कोई फ्लूइड वगैरह तो या कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं है। ट्रांस इल्यूमिनेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जैसे जहां पर आपको इस पिक्चर में थंब नजर आ रहे हैं, इस जगह पर हम टॉर्च लाइट को रखते हैं गाल से चिपका के, ठीक है। उस कमरे में होता है बिल्कुल अंधेरा, कोई भी लाइट वगैरह वहां पर मौजूद नहीं होती। जब आप उस फ्लैश लाइट को गाल के पास रखेंगे तो मुंह खोल के देखेंगे पेशेंट का, तो आपको मुंह के अंदर रोशनी नजर आएगी। अगर आपको रोशनी नजर आती है, इट मीन्स के साइनेसिस के अंदर कोई भी फॉर्मेशन वगैरह नहीं है। इसी तरह जब हम फ्रंटल साइनेसिस को देखेंगे तो आंखों के नीचे जहां पे हमें फ्रंटल साइनेसिस का निशान दिया हुआ है, यहाँ हमने क्या रखना है, आंखों के नीचे की तरफ हम रखेंगे टॉर्च लाइट को, आंखें बंद करवाएंगे और फ्रंटल साइनेसिस में आपको रोशनी नजर आएगी। अगर रोशनी नजर आती है, इट मीन साइनेसिस आपके नॉर्मल है, कोई फ्लूइड वगैरह नहीं है, कोई लीजन वगैरह नहीं है। अगर रोशनी नजर नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि साइनसाइटिस हुआ के या तो वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन है या तो कोई पॉलिप्स वगैरह वहां पर प्रेजेंट है। टू परफॉर्म ट्रांसइम्युलेशन, ये पूरा आपको वही बताया गया है जो प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। बट द मेन पॉइंट इज दैट remember only the frontal and maxillary sinuses are accessible. You won't be able to palpate the ethmoidal and sphenoidal sinuses. यही बात दोबारा रिपीट की गई है। ऊपर मैंने बताया कि ये बात याद रखें कि सिर्फ आप फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसेस को एक्सेस कर सकते हैं, आप इथमोइडल और स्फेनोइडल साइनसेस को असिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आ जाते हैं माउथ एंड थ्रोट पर। इंस्पेक्ट द पेशेंट लिप को देखेंगे, नोट करेंगे कोई लंप वगैरह अगर आपको मिलता है या कोई भी एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो आपने टंग ब्लेड का इस्तेमाल करना है, जिससे आप उसकी जबान को नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं। ब्राइट लाइट लेनी है और माउथ को इंस्पेक्ट करना है। हैव द पेशेंट ओपन हिज माउथ, माउथ खुलवाना है पेशेंट का। देन प्लेस द टंग ब्लेड, उसके बाद आपने टंग प्रेशर रखना है ताकि आप जबान को प्रेस कर सके, क्योंकि मुंह खोलेगा तो या तो जबान बाहर आएगी या ऊपर चली जाएगी, तो आपको सही से नजर नहीं आएगा। उसके बाद आपने ऑब्जर्व द गिंजीवा, यानी कि आपने क्या करना है, गम्स को देखना है, जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं मसूड़े। देन आपने इंस्पेक्ट करना है टीथ को, उनके नंबर देखने हैं, कितने दांत प्रेजेंट है, उनकी कंडीशन देखनी है कि कोई मिसिंग तो नहीं है, बीच में से कोई दांत टूटे हुए तो नहीं है, कोई डेंचर्स कोई रूट कैनाल तो नहीं करवाई, उससे पूछना है कोई ब्रेसेस वगैरह तो नहीं पहने हुए। इंस्पेक्ट करना है गम्स को अंडरनीथ, बिल्कुल नीचे की तरफ से, अंदर की तरफ से इंस्पेक्ट करना है टंग को और ओरोफेरेंक्स को। अगर हम बात करें इंस्पेक्टिंग द टंग, तो पेशेंट से आपने कहना है कि जबान को ऊपर करे, तो आपने टिप से टंग को टच करना है प्लेट की तरफ, यानी कि जबान को बिल्कुल ऊपर हार्ड प्लेट से ऊपर की तरफ कर ले। वेंट्रल सरफेस को, जबान के जो नीचे वाले सरफेस होती है उसको वेंट्रल सरफेस कहा जाता है, उसको आप देखेंगे। उसके बाद आपने गॉस पीस से लेना है, गॉस पीस से आपने उसकी जबान की टिप पकड़नी है। पहले उसको राइट साइड पे मूव करके देखना है कि यहाँ तो कोई लीजन वगैरह नहीं है, फिर आपने उसको लेफ्ट साइड पे मूव करके देखना है कि वहां तो कोई लीजन वगैरह मौजूद नहीं है। द लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द टंग शुड बी स्मूथ एंड इवन टेक्सचर। जो लेटरल साइड यानी कि जो आपको पिक्चर में जबान का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है साइड की तरफ से, तो ये जो है वो स्मूथ और टेक्सचर्ड होना चाहिए। लिप्स किस तरह के हों, लिप्स जो है वो पिंक होने चाहिए, मॉइस्ट हो, सिमेट्रिकल हो, कोई लीजन वगैरह ना हो, ब्लूइश और डिस्कलरेशन पिगमेंटेशन वगैरह ना हो, ठीक है। ओरल म्यूकोसा किस तरह होनी चाहिए, पिंक होनी चाहिए, स्मूथ हो, मॉइस्ट हो, कोई लीजन वगैरह ना हो, कोई ऑर्डर स्मेल ना हो। इंक्रीज पिगमेंटेशन अकर्स इन डार्क स्किन पीपल, दिन की जो डार्क स्किन पीपल होते हैं उनके अंदर अक्सर ओरल म्यूकोसा की डार्क पिगमेंटेशन होती है। जैसे कि ब्लैक स्किन पीपल होते हैं तो उनके लिप्स वगैरह का कलर भी डार्क होता है, तो वो नॉर्मल है, एब नॉर्मल नहीं है। गिंजुआ की बात करें, गम्स की बात करें तो वो भी पिंक होने चाहिए, स्मूथ हो, मॉइस्ट हो, क्लियरली हो, डिफाइंड मार्जिन होना चाहिए हर एक दांत का, और कोई भी रिट्रैक यानी कि कोई इन्फ्लेम वगैरह वहां पर मौजूद ना हो। अगर हम बात करें इंस्पेक्टिंग द ओरोफेरेंक्स, inspect the patient oropharynx by asking him to open his mouth while you shine the pen light on the vulva and palate। अब आपने इंस्पेक्ट करना है ओरोफेरेंक्स को, पेशेंट से कहेंगे कि वो अपना मुंह खोले और आपने पेन लाइट की मदद से वल्वा एंड पैलेट को देखना है। आपको जरूरत होगी कि आप टंग ब्लेड को रखें, प्रेस करें ताकि आप अंदर तक पीछे की तरफ उसको देख सकें। टंग ब्लेड को आपने स्लाइटली सेंटर में रखना है और एलिसेट द गैग रिफ्लेक्सेस, क्योंकि उसके काम कर रहे होते हैं, अवॉइड करना है कि कोई गैग रिफ्लेक्सेस काम वगैरह ना करे। पेशेंट से अवॉइड करना है कि आ करके जिस तरह आवाजें निकालते हैं इस तरह आवाजें निकाले। ऑब्जर्व करना है उसकी मूवमेंट किस तरीके से, सॉफ्ट पैलेट की, वल्वा जो आपको नजर आ रहा है सामने इसको वल्वा कहते हैं,
लुम्स वगैरह को नोट करना है, कोई लीजन है, कोई अल्सर, एडिमा या लिप्स एंड टंग की कंडीशन आपने देखनी है। फाइनली असिस्ट द पेशेंट्स गेट रेफ्लेक्सेस बाय जेंटली टचिंग द बैक ऑफ द pharynx with a cotton tip applicator of the tongue blade. Doing so should procedure by lateral response. जब आप असिस्ट कर लेंगे पेशेंट्स के गैग रेफ्लेक्सेस को, तो आपने जेंटली टच करना है जो फेरिंग्स का बैक साइड है, वहां पे आपने उसको क्या करना है, कॉटन टिप की मदद से अप्लाई करना है और टंग ब्लेडर को देखना है कि वहां पे बायलेटरली रेस्पॉन्स हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ से आपने, जो आपको ये नेजोफेरेंक्स का पार्ट नजर आ रहा है, इसके नीचे की तरफ, जबान के पीछे की तरफ आपने हल्का सा टंग ब्लेडर पीछे करना है कि उसको रिफ्लेक्सेस महसूस हो रहे हैं या नहीं, कोई चीज उसके मुंह की तरफ जा रही है। टंग जो है वो मिडलाइन में होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, पिंक हो, कोई लीजन वगैरह ना हो, स्मूथ पोस्टीरियर होना चाहिए, सरफेस स्लाइटली रफ इंटीरियर, उसकी जो सरफेस है इंटीरियर वो रफ होनी चाहिए। स्मॉल फीचर उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह आपको जबान में नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी सी लाइनिंग, ये नॉर्मली होती है, हर एक इंसान में होती है। आप चाहे तो वीडियो देखते देखते अपनी जबान को शीशे में जाके देख सकते हैं। ये मोर इजीली हर डायरेक्शन में मूव करें, स्लाइटली फ्रंट एट द रेस्ट। ये नॉर्मली क्या होती है, स्लाइटली जब आप मुंह बंद करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही होती है, ऐसा नहीं है कि मुंह बंद करने के बाद जबान पीछे की तरफ चली गई, उलट गई या हलक में चली गई, ठीक है। ओरोफेरिंक्स एंड वल्वा, दीज स्ट्रक्चर जो होते हैं ये मॉइस्ट होने चाहिए, पिंक हो, इनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं हो। इसी तरीके से जो टॉन्सिल्स हैं वो भी पिंक एंड हाइपरट्रॉफी विदाउट हाइपरट्रॉफी, यानी कि इनका साइज इनलार्ज नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें नेक की इंस्पेक्शन की, observe the patient's neck. It should be symmetrical. Skin should be intact, not any scars, no visible pulsation, masses, swelling, venous distension, thyroid gland or lymph node enlargement should be present. Ask the patient to move his neck through the entire range of motion and to shrug his shoulder. पेशेंट की नेक को ऑब्जर्व करने के लिए आपने देखना है कि वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, स्किन जो है इंटैक्ट हो, नोट करना है कोई स्कार वगैरह आपको मिल रहा है, कोई वहां पे पल्सेशन आपको मिल रही है, कोई भी मास आपको मिल रहा है, कोई भी स्वेलिंग मिल रही है, वीनस डिस्टेंशन मिल रही है, थायराइड ग्लैंड कोई इनलार्जमेंट है, लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट है, ये प्रेजेंट है, तो आपने पूछना है, पेशेंट से कहना है कि वो अपने नेक को मूव करे, मूव कर सकता है अपने शोल्डर्स की तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है। पल्पेट किस तरह करेंगे, पेशेंट की नेक को अपने फिंगर पैड्स का इस्तेमाल करना है, दोनों हाथों की लिम्फ नोड्स को देखना है, उसकी साइज देखनी है, उसकी शेप देखनी है, मोबिलिटी चेक करनी है, कंसिस्टेंसी देखनी है, टेम्परेचर देखना है, टेंडरनेस देखनी है, कंपेयर करना है उसको नोट्स को बायलेटरली। राइट साइड पे जो आप नोट्स देखेंगे वो आप लेफ्ट साइड भी देखेंगे। अब लिम्फ नोड्स को पल्पेट करने का तरीका क्या है, यूजिंग द फिंगर पैड्स का इस्तेमाल करना है, जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, दोनों हाथों की बायलेटरली आप पल्पेट करेंगे चैन ऑफ लिम्फ नोड्स को, ठीक है, फॉलोइंग सीक्वेंसेस में, जैसे कि प्री ओरिकुलर कान के आगे की तरफ देखेंगे जिस तरह फर्स्ट पिक्चर में दिखाया जा रहा है, पोस्ट ओरिकुलर कान के पीछे की तरफ होगा, सुपरफिशियल होगा मेस्टोइड प्रोसेस से, ऑक्सीपिटल बेस ऑफ द स्कल बिल्कुल पीछे होगा, उसके बाद टॉन्सिलर ये मैंडिबल की तरफ हो सकता है, ठीक है, उसके बाद सब मेंटल बिहाइंड द टिप ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल के बाद हो सकता है, सेकंड पिक्चर में आपको सब मैंडिबुलर दिखाया गया है, सुपरफिशियल सर्वाइकल स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स जो कि इस नेक के मसल्स होते हैं उसके ऊपर हो सकता है, पोस्टीरियर सर्वाइकल ये एज ऑफ द ट्रेपेजियस मसल ये भी नेक के मसल है, यहाँ हो सकता है, डीप एंटीरियर सर्वाइकल ये हो सकता है स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स के बिल्कुल डीप साइड पे हो, सुप्रा क्लेविकुलर ये आपको नजर आ रहा है थर्ड पिक्चर में किस तरह इसको कर रहा है कि ये अबव एंड बिहाइंड द क्लेविकल इसको देख रहा है, इसका एंगल चेक कर रहा है और स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स को देख रहा है। स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स, दीज आर द मसल्स ऑफ द नेक। देन पल्पेट द ट्रेकिया, फिर आप ट्रेकिया को पल्पेट करेंगे जो कि नॉर्मली मिड लाइन में होना चाहिए, और थायराइड भी। अब ऑस्कल्टेशन की बात करें, ऑस्कल्टेशन में क्या करेंगे, लाइटली आपने प्रेशर देना है बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप को और कैरोटिड आर्टरीज से आपने साउंड सुनना है कि ब्लड फ्लो किस तरह होता है वहां से। पेशेंट से कहना है कि वो अपनी सांस को रोके ताकि आप जो है ब्रीथ साउंड के आवाज आपको ना है, उसके सांस लेने की जस्ट आपको ब्लड फ्लो की आवाज आनी चाहिए जो कि सिंगुलर टर्बुलेंट फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा। तो अब क्या होता है कि जब लीनियर ब्लड फ्लो होता है मतलब कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है तो उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जब टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है यानी कि टेढ़ा मेढ़ा जिसको हम कहते हैं जिगजैग, क्योंकि आर्टरीज आपकी इसी तरीके की होती हैं तो आपको आवाज सुनाई देती है बाकायदा। तो आपने किससे देखना है या आपने पॉइंट देखना है किससे, बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, बेल इस्तेमाल करनी है स्टेथोस्कोप की, चेक करना है कि वहां पे कोई ब्रूट साउंड तो नहीं है, रशिंग साउंड है जो कि इंडिकेट कर सकता है हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट के उसका मेटाबॉलिक स्टेट जो है वो ज्यादा हाइपर है। जब हम हार्ट से कोई साउंड सुनते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर के अलावा अगर आपको हार्ट से ब्लड फ्लो का साउंड मिलता है, ब्लड फ्लो का,
तो उस साउंड को हम कहते हैं मरमर। बट अगर आपको हार्ट के अलावा किसी भी बॉडी के पार्ट से आपको साउंड सुनाई देता है ब्लड फ्लो का, तो उस साउंड को हम कहते हैं ब्रूट्स, BRUIT, ब्रूट्स। दोनों साउंड और दोनों नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट थे एमसीक्यूज के हवाले से। ट्रेकिया को किस तरह पल्पेट करेंगे? प्लेस योर फिंगर अलोंग वन साइड ऑफ द ट्रेकिया, असिस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेकिया आउटर एजिस एंड द स्टर्नोमास्टोइड मसल। आपने ट्रेकिया को देखना है और दोनों के दरमियान आपने जो गर्दन की जगह, जब हम गर्दन को शीशे में देखते हैं तो एक नॉच बनती है, वी टाइप स्ट्रक्चर बनता है बिल्कुल बीच में। वहां आपने देखना है कि ये आपका ट्रेकिया जो है वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, बिल्कुल बीच में है। देन आपने असिस्ट करना है कि दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कंपेयर करना है दोनों को कि एक एक उंगली का फासला है या ज्यादा फासला है। तो ये जो है दोनों सेम होने चाहिए, जिस तरीके से ये पिक्चर में चेकआउट कर रही है। फिर अब थायराइड ग्लैंड को किस तरीके से पल्पेट करेंगे? तो उसके लिए पल्पेशन के लिए आपने क्या करना है, बिहाइंड द पेशेंट, पेशेंट के पीछे खड़ा होना है, दोनों हाथों के उसकी गर्दन पे रखना है और उंगलियों से, दोनों हाथों की उंगलियों से आपने लोअर ट्रेकिया को चेक करना है। उसके बाद पेशेंट से कहना है कि वो कुछ निगले, या तो आपने उसको पानी का कप दे देना है ताकि वो पानी पिए, क्योंकि इसकी मूवमेंट हो ताकि हम उसको चेकआउट कर सकें। पानी पिएगा तो ये swallow आउट करेगा, तो ये ट्रेकिया जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज से नीचे होगा, तो हम इजीली इसको असिस्ट कर सकते हैं। थायराइड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा राइट एंड देन टू द लेफ्ट। पल्पेट करेंगे, दोनों लोब्स की इनलार्जमेंट को देखेंगे, नोड्यूल्स को देखेंगे, टेंडरनेस चेक करेंगे, ग्रिटी सेंसेशन देखेंगे कि वहां पे कोई झंझनाहट तो हमें महसूस नहीं हो रही। लोअरिंग द पेशेंट चिन, पेशेंट की चिन को फिर हम नीचे बिल्कुल चेस्ट से लगा देंगे, थोड़ा नीचे करेंगे। टर्निंग टूवर्ड द साइड, साइड की तरफ मूव करेंगे। यू आर पल्पेटिंग हेल्प रिलैक्स द मसल। इस तरह आप क्यों करते हैं? ताकि जिस एरिया को आप पल्पेट कर रहे हैं उसके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं, ताकि आप फैसिलिटेट कर सकें असिस्टेंट को। थायराइड ग्लैंड फाउंड टू बी enlarged on palpation, root hair over the lateral lobes of the thyroid gland। अब देखें यहाँ पे बात आ रही है कि अगर थायराइड ग्लैंड enlarge आपको मिलता है तो वहां पे आपको ब्रूट साउंड भी मिल सकता है lateral lobes of the thyroid gland में। फिर हम बात कर लेते हैं नोज की एब्नॉर्मलिटीज की। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? साइनोप्सिस द नोज। सिम्टम्स होते हैं एप्सिस एक्सिस, यानी कि रिफर टू नोज ब्लीड हो रही है। पॉसिबल कॉजेज क्या है? कोगुलेशन डिसऑर्डर हो गया, ट्रॉमा हो गया, कोई हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, रिनल डिसऑर्डर है, या फिर हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है। गेट टू नोज दीज कॉमन नेजल प्रॉब्लम। नोज में ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फ्लेयरिंग क्या है? कि रिफर्स टू नोस्ट्रिल के डायलेशन हो गई, ठीक है, जो कि अकर्स कर सकते हैं इंस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान, या नॉर्मल टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग बट मार्क रेगुलर फ्लेयरिंग इज नॉर्मल। जैसे कहते हैं कि किसी की नाक का गोश्त बढ़ गया, हड्डी बढ़ गई, तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से होता है, या फिर किसी को बाय बर्थ भी होता है। स्टफनेस एंड डिस्चार्ज, ये रिफर्स कर सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन में, या कोई सिक्रीशन हो रही है। तो ये कॉमन कोल्ड, जैसे कि ठंड ज्यादा होती है तो नाक का बहना, ठीक है, साइनसाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है, ट्रामा हो गया, कोई एलर्जी हो गई, या कोई इरिटेंट, कोई मिट्टी वगैरह का सामना हो गया, डस्ट वगैरह का, या आपका सेप्टम क्या हुआ, डेविएट हो गया। अब माउथ एबनॉर्मलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस 1, ठीक है। हर्पेक्स सिम्प्लेक्स क्या है? रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन है जिसको ह्यूमन हर्प्स वायरस भी कहते हैं। ये ट्रांसमिट होता है ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से। ये अफेक्ट करता है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को और पेनफुल कोल्ड सोर बन जाता है। ये फीवर के बाद ब्लिस्टर बनता है, ठीक है। ये एक ब्रीफ पीरियड लेता है, यानी कि इसमें टिंगलिंग होती है, इचिंग होती है काफी टाइम तक। प्राइमरी लीजन होता है, ठीक है, वेसिकल बन जाता है, फिर इरिथेमेटियस होती है, इसकी रेडनेस हो जाती है, इवेंचुअली ये रप्चर होता है तो अल्सर वगैरह बन जाता है, इसके अंदर येलो क्रस्ट बन जाती है, फर्स्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेसिकली किसी भी पार्ट में हो सकता है, ओरल म्यूकोसा के स्पेशली लिप्स में होता है, टंग में, चिन में, या फिर चीक्स में हो सकता है। एंजियोएडिमा की बात करें, एंजियोएडिमा कॉमनली एसोसिएट होता है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या है? खारिश वगैरह होती है, स्किन की एक एलर्जी का नाम है, ठीक है। यूजुअली एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये इसके अंदर क्या होता है, जो सबकुटेनियसली डर्मिनली जो प्रोड्यूस होते हैं, नॉन पिटेड स्वेलिंग होती है सबकुटेनियस टिश्यूज की, डीपली और लार्जली व्हील्स वगैरह कहते हैं, व्हील होता है गाड़ी का व्हील, ठीक है, इस तरीके से स्किन पे निशान पड़ जाते हैं। बेसिकली वो भी एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो वो कहाँ कहाँ होता है? लिप्स पे, हैंड, फीट, आईलाइट, जेनिटेलिया एरिया पे भी हो सकते हैं। ये स्वेलिंग जो होती है वो इचिंग नहीं करती, लेकिन ये बर्निंग और इसके अंदर टिंगलिंग ज्यादा होती है। अच्छा, आपने इनकी ये चीजें याद रखनी कि एंजियोएडिमा में क्या होता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरसेस के क्या साइन एंड सिम्टम है। ल्यूकोप्लेकिया में क्या होगा है कि पेनलेस होती है, इसके अंदर व्हाइट पेचेस अपेयर हो जाते हैं टंग पे, म्यूकस मेम्ब्रेन में। इसका रिजल्ट होता है क्रोनिक इरिटेशन होती है इसके अंदर मेम्ब्रेन में, जो उन लोगों में जो कि तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं,
पुड़िया, तम्बाकू ये चीजें लेते हैं। पुअर फिटिंग डेंचर्स, ठीक है, जो कि अपनी डेंचर्स वगैरह का फिटिंग वगैरह यानी कि कैनाल, रूट कैनाल वगैरह जिनकी नहीं होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का ख्याल नहीं रखते, कोई मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं रफ टूथ के लिए, जैसे व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। प्री कैंसरियस लीजन भी इनको कहा जाता है, बायोप्सी के लिए फिर इनके जो लीजन वगैरह बन जाता है, फिर इसकी बायोप्सी करवाई जाती है कि ये प्री कैंसरियस है, अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो ये कैंसर में चेंज हो सकता है। कैंडिडियासिस क्या है? कैंडिडियासिस जो है वो ओरो पेरेंशियल म्यूकोस कॉजेज क्रीम कलर्ड और व्हाइट पेजेस हो जाते हैं टंग पर, माउथ पर, फेरिंग्स पर। मोस्ट केसेस में क्या होता है इस इन्फेक्शन में, ये जो है कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है, और साथ साथ इसमें फंजाई जो है वो बॉडी की जो नॉर्मल फ्लोरा होती है वहां प्रेजेंट होती है, उसके साथ होता है, और ये इन्फेक्शन कोज करता है। इसके अंदर चेंजेस आती हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज का बढ़ जाना, पेशेंट में डायबिटीज हो जाना, इम्यूनोसप्रेशन का पेशेंट है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एड्स के पेशेंट्स में होता है, एंटीबायोटिक से ज्यादा इस्तेमाल करने से हो सकता है, या फिर सडन प्रोलिफरेशन, ये खुद को फौरी तौर पे फैला देता है। थ्रोट एबनॉर्मेलिटीज में हमारे पास कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि डिस्फेजिया रिफर्स टू डिफिकल्टी स्वॉल्विंग। अब ये एसोफेजियल डिसऑर्डर की वजह से होता है, या तो ओरोफेजियल, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, कोलेजन डिसऑर्डर है, या कोई सर्टेन टॉक्सिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। थ्रोट पेन क्या होता है? इसको सोर थ्रोट भी कहा जाता है। इसमें रिफर्स करता है कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट है और फेरेंक्स के किसी भी पार्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, उसको सेंसेशन हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है और सीवियर पेन हो रहा है। इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंक्स एंड टॉन्सिल्स, कोई ट्रामा हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, सिस्टमेटिक डिसऑर्डर में सर्जरी वगैरह, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन भी हो सकता है, माउथ ब्रीथिंग की वजह से हो सकता है, जैसे गले से सांस ले रहा है, नाक बंद है तो उसकी वजह से हो सकता है, अल्कोहल कंज्यूप्शन की वजह से, इनहेलिंग स्मोक और केमिकल्स एंड जैसे कोई अमोनिया या कोई वोकल स्टैंड वगैरह हो गया। सी इफ यू कैन swallow दिस इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन थ्रोट रिलेटेड सिम्टम। आप ये देखें, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है सोलो आउट कर सकते हैं, जिनको आपने तो सोलो आउट करने के लिए भी काफी चीजें होती हैं जो कि आपको गले में दर्द महसूस होती हैं। टॉन्सिलाइटिस की अगर बात करें तो अक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है कॉमनली होते हैं, माइल्ड टू सीवियर सोर थ्रोट बन जाता है। टॉन्सिलाइटिस जो है वो प्रोड्यूस डिस्फेजिया प्रोड्यूस करते हैं, swallow आउट करने में डिफिकल्टी होती है, फीवर होता है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, रेडनेस होती है थ्रोट में विद एक्सुडेटिव टॉन्सिलाइटिस, ये बढ़ते चले जाते हैं, और ये जो है अपेयर्स होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है, ये इस तरीके से इनकी इनलार्जमेंट हो जाती है। फेरेंजाइटिस क्या है? एक एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है फेरेंक्स की, जो कि प्रोड्यूस करती है कि सोर थ्रोट भी हो सकता है, स्लाइटली डिफिकल्टी स्वेलोइंग होती है, और ये आमतौर पर वायरस की वजह से होती है, जैसे कि रिनो वायरस, या अपने वायरस का नाम याद रखना है, जैसे कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, और ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर हम बात करें डिप्थेरिया, डिप्थेरिया क्या है? अक्यूट हाईली कंटिगियस टॉक्सिन है, जो कि मेडिएटेड इन्फेक्शन है, जो कि साइनी कॉर्निबैक्टीरियम की वजह से होता है, जिसका पूरा नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसके अंदर थ्रोट हो जाता है, रेस्पिंग कफ होती है, और एयरवे जो है इसमें आपको ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसमें जो अपेयर होता है आपका थ्रोट, वो विद थिक एंड ग्रे मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो कवरिंग होती है वो थ्रोट के साथ होती है। कुछ नेक एबनॉर्मलिटीज होती हैं, सिंपल नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर। सिंपल और नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है, जिस तरह पिक्चर में दिखाया जा रहा है, और ये किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं होती, बल्कि या न्यूप्लाज्म की वजह से नहीं होती, बल्कि ये एंडेमिक एंड स्पोरेडिक होती है। थायराइड की जब इनलार्जमेंट हो जाती है तो वो माइल्डली इनलार्ज होता है, मैसिव मल्टी नोड्यूलर मतलब के नोड्यूल्स जो है उनकी डिवीजन हो जाती है। आई वॉन्ट टू असिस्ट योर नेक, अब ये कह रहा है कि मैं आपकी नेक को असिस्ट करना चाहता हूँ, तो ये आप लोग खुद से भी देख के खुद की नेक को भी असिस्ट कर सकते हैं। ग्रेव डिजीज क्या होती है? एक टॉक्सिक होती है ग्वाइटर, यानी कि वो हमारे पास थी नॉन टॉक्सिक, और ये हमारे पास है टॉक्सिक। ग्रेव डिजीज जो है एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है थायरोटॉक्सिकोसिस भी इसको कहा जाता है, एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस की वजह से होती है। थायराइड हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, उसकी वजह से इसकी इनलार्जमेंट होती है। इसके जो क्लासिक फीचर्स होते हैं ग्रेव डिजीज के, वो इनलार्ज थायराइड ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना, नर्वसनेस होना, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस होना, डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट, भूख खत्म हो जाना, स्वेटिंग पसीना आना, फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट्स, बार बार बॉल मूवमेंट होना, ट्रीमर, पल्पिटेशंस, एक्सपोथैलेमस। एक्सपोथैलेमस इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है, ये एमसीक्यूज में आता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स और द साइन ऑफ ग्रेव डिजीज और टॉक्सिक ग्वाइटर या थायरोटॉक्सिकोसिस? एक्सपोथैलेमस, आंखें जो है इसके अंदर बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर,
ये भी कॉमन होता है। एल्डरली टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर ज्यादातर ये बूढ़े लोगों में होता है। फॉर्म होती है, ये भी थायराइड यानी कि ग्रेव डिजीज की एक टाइप है। इसमें भी थायराइड ग्लैंड की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। इसमें खुद से होती है। इसमें जो नोड्यूल्स होते हैं फंक्शनली डिवाइड हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, मल्टीपल थायराइड नोड्यूल्स बन जाते हैं। और ये पल्पेट भी नहीं हो, कैन बी फेल्ड ऑन पल्पेशन। जब हम इसको पल्पेट करते हैं तो ये इजीली हमें पल्पेट भी होते हैं। तो ये आपका टॉपिक था माउथ, नोज एंड थ्रोट। अगर इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।